अस्सलामुअलैकुम प्रोफेसर अहमद। आज मैं आपसे इंसानी कान के बारे में कुछ सवाल करना चाहती थी। हम बायो इंजीनियरिंग में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ते हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगा है कि इसमें सिर्फ बायोलॉजी है। वालेकुम अस्सलाम फ़ातिमा। बहुत अच्छा मौजू चुना है। सिर्फ बायोलॉजी कहना तो ऐसा है जैसे समंदर को सिर्फ पानी कहना। इंसानी कान तो अल्लाह की कुदरत का एक अजीम निशानी है, जिसमें साइंस, इंजीनियरिंग और रूहानियत एक साथ मिलते हैं। लेकिन प्रोफेसर, हम तो इसे सिर्फ साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलने वाला ऑर्गन समझते हैं। इसमें ऐसे क्या खास बात है जो इसे निशानी बनाती है? चलिए शुरुआत करते हैं सिर्फ इसकी सेंसिटिविटी से। क्या आप जानती हैं कि इंसानी कान इतनी कमज़ोर आवाज़ भी सुन सकता है जो हवा के मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन की हद तक पहुंच जाती है। मतलब 0 डेसिबल की आवाज़। 0 dB? वो तो साउंड प्रेशर लेवल की एब्सोल्यूट लोएस्ट लिमिट है। क्या हमारा कान इतना सेंसिटिव है? बिल्कुल। और इसका डायनामिक रेंज देखें। हम 0 डेसिबल से लेकर 120 डेसिबल तक की आवाज़ सुन सकते हैं, जो कि एक जेट इंजन की आवाज़ के बराबर है। ये 10 की पावर 12 यानी 10 खरब गुना का फ़र्क है साउंड इंटेंसिटी में। वाओ, 10 to the power 12 का फैक्टर। हमारे एडवांस माइक्रोफोन्स भी इतना वाइड रेंज कैप्चर नहीं कर पाते बिना डिस्टॉर्शन के। और सिर्फ रंग नहीं, इसकी फ्रीक्वेंसी रेजोल्यूशन भी देखें। एक एवरेज इंसान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज पहचान सकता है। हाँ, और बच्चों में ये रेंज और भी ज्यादा होती है, 22,000 हर्ट्ज तक। लेकिन ये सब कैसे मैनेज होता है? यही तो असल हैरत है। इस छोटे से सिस्टम में कितनी महारत से इंजीनियरिंग की गई है। क्या आपने कभी सोचा है कान के कितने हिस्से हैं और हर हिस्सा कितना ज़रूरी है? एक्सटर्नल ईयर पिन्ना, मिडिल ईयर ऑसिकल्स और इनर ईयर कॉक्लिया वेस्टिब्यूल। ठीक। अब जरा पिन्ना या आउटर ईयर को देखिए। इसकी कॉम्प्लेक्स शेप सिर्फ आवाज जमा करने के लिए नहीं है, ये आवाज की डायरेक्शन और एलिवेशन को पहचानने में भी मदद करता है। मतलब ये सिर्फ एक फनल नहीं है, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड डायरेक्शनल एंटेना है। बिल्कुल। और इसकी शेप हर इंसान में मुख्तलिफ होती है, जो उसकी आवाज़ की पहचान को यूनिक बनाती है। ये खुद में एक साइन है। सुभान अल्लाह। पहली बार मैं इस बारे में इस तरह सोच रही हूँ। हम सिर्फ इसे एक फिजिकल स्ट्रक्चर समझते थे। और ये तो सिर्फ इब्तिदा है। अंदर तो और भी हैरत अंगेज दुनिया है। क्या आप जानती हैं कि साउंड वेव्स को फ्लूइड में ट्रांसमिट करना कितना मुश्किल है? हाँ, इम्पीडेंस मिसमैच का इशू होता है। हवा से फ्लूइड में एनर्जी का बड़ा हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अल्लाह ने इस मसले को कैसे हल किया? मिडिल ईयर में 3 छोटी हड्डियां, मैलियस, इनकस, स्टेपीज के जरिए, जिनको हम ऑसिकल्स कहते हैं। वो लेवरेज और एरिया रिडक्शन के जरिए प्रेशर को एम्पलीफाई करती हैं। एग्जैक्टली। ये ऑसिकल्स साउंड प्रेशर को तकरीबन 22 गुना यानी 22 टाइम्स एम्पलीफाई करती हैं। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग मावल है जो हवा से फ्लूइड में साउंड एनर्जी को 99% एफिशिएंसी के साथ ट्रांसफर करती है। 22 एक्सेल एम्पलीफिकेशन और 99% एफिशिएंसी। हमारे कोई भी मैकेनिकल सिस्टम इतनी एफिशिएंसी से इतने छोटे स्केल पर काम नहीं करते। यही तो अल्लाह की कुदरत है फ़ातिमा। हर हिस्सा अपनी जगह पर इतना मुकम्मल है कि अगर एक भी चीज़ ना हो तो पूरा सिस्टम बेकार हो जाए। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर, मिडिल ईयर की एम्पलीफिकेशन तो हैरत अंगेज है, लेकिन असल जादूगर तो इनर ईयर, खासकर कॉक्लिया है ना? बिल्कुल। कॉक्लिया एक स्नेल शेप्ड स्ट्रक्चर है जो तकरीबन आधा से पौने 2 बार घुमा हुआ होता है। ये सिर्फ 35 लंबा होता है, लेकिन इसका काम लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है। इसमें बेसिलर मेम्ब्रेन होती है जो साउंड फ्रीक्वेंसीज को अलग करती है, जैसे एक फोरियर ट्रांसफॉर्म करता है। बहुत खूब। बैसिलर मेम्ब्रेन की ख़ास बात यह है कि इसकी स्टिफनेस और विड्थ शुरू से आखिर तक मुख्तलिफ होती है। बेस पर यह तंग और सख्त होती है, जो हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए रिस्पॉन्ड करती है, और एपेक्स पर यह चौड़ी और नर्म होती है, जो लो फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए मेम्ब्रेन पर एक स्पेसिफिक पॉइंट वाइब्रेट करता है, जैसे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की स्ट्रिंग। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। और इस मेम्ब्रेन पर मौजूद हैं तकरीबन 16,000 हेयर सेल्स, यानी आउटर और इनर। ये सेल्स मैकेनिकल वाइब्रेशंस को
इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलते हैं। 16,000 सेल्स? और हर सेल के ऊपर स्टीरियोसिलिया होते हैं जो नैनोमीटर लेवल के डिस्प्लेसमेंट्स पर रिस्पॉन्ड करते हैं। नैनोमीटर लेवल मतलब एक एटम के साइज से भी छोटे मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी थी जॉर्ज वॉन बेकेसी की, जिन्होंने 1961 में बैसेलर मेम्ब्रेन की मैकेनिक्स पर काम किया था। इतनी छोटी हरकत को डिटेक्ट करना और फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलना, ये तो क्वांटम मैकेनिक्स के करीब की चीज लगती है। और सिर्फ डिटेक्ट करना नहीं, आउटर हेयर सेल्स तो खुद भी एम्पलीफाई करते हैं आवाज को। उनमें इलेक्ट्रोमोटिलिटी होती है जो कॉक्लिया की सेंसिटिविटी को 1000 गुना तक बढ़ा देती है। सेल्फ एम्प्लीफिकेशन, ये तो एक्टिव प्रोसेसिंग है। हमारे माइक्रोफोन सिर्फ पैसिव होते हैं, ये तो एक लिविंग एम्पलीफायर है। बिल्कुल। और इस सब के लिए एनर्जी कितनी चाहिए? सिर्फ चंद पिकोवाट्स। हमारे बेस्ट डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स यानी डीएसपीज को भी वॉट्स में एनर्जी चाहिए होती है और उनका साइज भी काफी बड़ा होता है। तो इफिशिएंसी में कान हमारी टेक्नोलॉजी से कितना बेहतर है? कम से कम 10 की तादाद ज़्यादा एफिशिएंट। और पार्ट्स काउंट की बात करें तो एक हाई एंड माइक्रोफोन में हज़ारों कंपोनेंट्स होते हैं। कान में वो फंक्शनैलिटी चंद हज़ार सेल्स और हड्डियों से अचीव हो जाती है। और ड्यूरेबिलिटी, हमारे माइक्रोफोन्स अक्सर गिरने या पानी से खराब हो जाते हैं। कान जिंदगी भर काम करता है, खुद रिपेयर भी करता है छोटे मोटे डैमेज से। और सबसे अजीब बात, ये एक साथ हजारों फ्रीक्वेंसीज को प्रोसेस कर सकता है, उनकी इंटेंसिटी और टाइमिंग को भी ट्रैक कर सकता है। यानी पैरेलल प्रोसेसिंग और रियल टाइम एनालिसिस जो हमारी सुपर कंप्यूटर्स भी मुश्किल से कर पाती हैं। और इसके बाद ऑडिटरी नर्व में तकरीबन 30,000 नर्व फाइबर्स होते हैं जो सिग्नल्स को ब्रेन तक ले जाते हैं। हर फाइबर 1000 इम्पल्सेस पर सेकंड तक फायर कर सकता है। ये इंफॉर्मेशन ट्रांसफर रेट भी बेमिसाल है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल इम्प्रॉबेबिलिटी कैलकुलेट करें, रैंडमली इतने कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड पार्ट्स का सही जगह पर सही तरीके से बन जाना और फिर इतनी एफिशिएंसी से काम करना, ये तो एस्ट्रोनॉमिकल नंबर्स में होगा। बिल्कुल। नोबेल लॉरिएट फ्रांसिस क्रिक ने कहा था कि बायोलॉजी का सबसे मुश्किल मसला ये है कि इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इतनी एक्यूरेसी के साथ कैसे असेंबल होते हैं। प्रोबेबिलिटी फातिमा, इसकी सेल्फ असेंबली की प्रोबेबिलिटी 10⁻⁻100 से भी कम है, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ये तो हैरान कुन है, हर चीज इतनी फाइन ट्यून्ड है। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर, मैंने ये सब कॉम्प्लेक्सिटी समझ ली हैं, लेकिन स्केप्टिक्स और एवोल्यूशनिस्ट कहते हैं कि ये सब ग्रेजुअल एवोल्यूशन से हुआ है, जैसे मिडिल ईयर की हड्डियां मछलियों के जॉ बोन से इवॉल्व हुई हैं। अच्छा सवाल है फातिमा, ये एक कॉमन आर्ग्यूमेंट है, लेकिन इसमें इररिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी का मसला है। इररिड्यूसिबल कम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि एक सिस्टम के कई पार्ट्स होते हैं जो सबके सब ज़रूरी होते हैं। अगर एक भी पार्ट हटा दिया जाए तो पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। जैसे एक मोस्ट्रैप, स्प्रिंग, बेस, हैमर, होल्डिंग बार सब जरूरी है। बिल्कुल। अब इंसानी कान को देखें। ऑसिकल्स, बैसिलर मेम्ब्रेन, हेयर सेल्स, ऑडिटरी नर्व, ये सब एक साथ काम करते हैं। अगर सिर्फ ऑसिकल्स ही इवॉल्व हो जाते लेकिन हेयर सेल्स ना होते तो क्या फायदा होता? कोई फायदा नहीं, साउंड वेव्स एम्पलीफाई होकर कहीं जाती ही नहीं। और अगर हेयर सेल्स होते लेकिन बेसिलर मेम्ब्रेन ना होती जो फ्रीक्वेंसीज को अलग करती, तो सिर्फ शोर सुनाई देता, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं। तो ये ग्रेजुअल एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट यहाँ फेल हो जाता है। हर स्टेज पर फंक्शनल एडवांटेज होना चाहिए, जो यहाँ नहीं मिलता जब तक सारे पार्ट्स मौजूद ना हों। लेकिन वो कहते हैं कि ये पार्ट्स दूसरे फंक्शंस के लिए इवॉल्व हुए होंगे और फिर नए फंक्शन में अडेप्ट हो गए। ये सिर्फ कयास है फातिमा। मिसाल के तौर पर जॉ बोन से ऑसिकल्स बनने का कॉन्सेप्ट। एक जानवर को एक ही वक्त में जॉ बोन और ऑसिकल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर जॉ बोन ऑसिकल में बदल जाए तो वो खाना कैसे खाएगा, और अगर ऑसिकल जॉ बोन बन जाए तो सुनेगा कैसे? ये एक चिकन एंड एग सिचुएशन है जहां दोनों फंक्शंस एक साथ या तो मौजूद होने चाहिए या कोई फंक्शनल इंटरमीडिएट स्टेज होनी चाहिए जिसका कोई साइंटिफिक सबूत नहीं।
एक और आर्ग्यूमेंट ये है कि इंसानी कान में कुछ वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं या इसमें इम्परफेक्शंस हैं जो एवोल्यूशन को सपोर्ट करती हैं। ये भी एक गलत फहमी है। अक्सर जिन स्ट्रक्चर्स को वेस्टिजियल समझा जाता था, बाद में उनका फंक्शन डिस्कवर हो गया, जैसे अपेंडिक्स। कान में भी मसलन कान के मसल्स, जिन्हें पहले बेकार समझा जाता था, अब पता चला है कि वो साउंड लोकलाइजेशन और फोकस में मदद करते हैं, खासकर मुश्किल सुनने वाले माहौल में। तो इम्परफेक्शन नहीं, बल्कि हमारी नॉलेज की कमी थी। बिल्कुल। और इम्परफेक्शन का कॉन्सेप्ट ही गलत है जब हम अल्लाह की मखलूक की बात करते हैं। हर चीज़ एक मकसद के तहत बनाई गई है। अगर कोई चीज़ हमारी समझ में नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इम्परफेक्ट है, बल्कि हमारी समझ अभी नामुकम्मल है। और अगर कोई डिफेक्ट है भी तो वो इंसान की कमज़ोरी या बीमारी की वजह से हो सकता है, ना कि क्रिएशन में खामी की वजह से। तो प्रोफेसर, आखिरी आर्ग्यूमेंट ये है कि नेचुरल सिलेक्शन और रैंडम म्यूटेशन से ये सब हो सकता है अगर काफ़ी वक्त दिया जाए। यहाँ मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी फिर से आड़े आती है। सिर्फ एक फंक्शनल प्रोटीन के रैंडम फॉर्मेशन की प्रोबेबिलिटी 10 टू द पावर -164 है। अब सोचिए, कान में हजारों प्रोटीन्स हैं और वो सब एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, शेप और फंक्शन के साथ हों, और फिर उन सब प्रोटीन्स से सेल्स और सेल्स से टिश्यूज और टिश्यूज से इतना इंट्रिकेट ऑर्गन बन जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी कम है कि यूनिवर्स की पूरी उम्र में भी ये रैंडम चांस से नहीं हो सकता। 10 रेज़ टू द पावर 164? ये तो सोच से भी परे है। ये स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी है। रैंडमनेस से कॉम्प्लेक्सिटी तो आ सकती है, जैसे एक तूफान से कचरा जमा हो जाए, लेकिन स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्सिटी एक स्पेसिफिक फंक्शन और डिज़ाइन के साथ हो, जैसे घड़ी। घड़ी का हर पुर्जा किसी मकसद के लिए है। कान भी ऐसी ही स्पेसिफाइड कॉम्प्लेक्सिटी की मिसाल है। तो इसे सिर्फ रैंडम चांस कहना साइंस और मैथमेटिक्स दोनों की नासमझी है। हाँ, ये सिर्फ एक ब्लाइंड फेथ है, साइंस नहीं। असल साइंस तो इस डिज़ाइन और फाइन ट्यूनिंग में एक अजीम खालिक की निशानी देखती है। सुभान अल्लाह। प्रोफेसर, जब आप ये सब तफसीलात बयान करते हैं तो मुझे कुरान की वो आयत याद आती है जिसमें अल्लाह ने इंसान को सुनने, देखने और समझने की सलाहियत दी है। बहुत खूब फातिमा। कुरान इस हकीकत को बार बार दोहराता है। सूरह अन-नहल यानी 16 के 78 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों से निकाला इस हाल में कि तुम कुछ नहीं जानते थे, और उसने तुम्हारे लिए कान, आँखें और दिल यानी अक्ल बनाए ताकि तुम शुक्र करो। इसमें कान का जिक्र पहले किया गया है, आँखों और दिल से भी पहले। ये बहुत गहरा नुक्ता है। अरबी ज़बान में समा यानी सुनना अक्सर बसर यानी देखने से पहले आता है, क्योंकि आवाज़ की दुनिया इंसान के लिए पहली खिड़की है बाहर की दुनिया में। माँ के पेट में भी सबसे पहले सुनने की हिस्स डेवलप होती है। तो 1400 साल पहले कुरान ने इस साइंटिफिक हकीकत की तरफ इशारा कर दिया था जब मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का कोई इल्म नहीं था। बिल्कुल। और सिर्फ सूरह अन-नहल नहीं, सूरह अल-मुल्क में भी अल्लाह फरमाते हैं, कहो वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए सुनने, देखने और समझने की सलाहियत बनाई। तुम बहुत कम शुक्र करते हो। ये शुक्र करो का हुक्म हर बार आता है। हम इन नेमतों को कितना टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसी तरह हदीस में भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की मखलूक में गौर व फिक्र करो, लेकिन अल्लाह की ज़ात में गौर व फिक्र ना करो। अबू नैम। कान की ये कॉम्प्लेक्सिटी, ये उस गौर व फिक्र की दावत है। और सूरा अल इसरा 17:36 में है, और जिस चीज़ का तुम्हें इल्म ना हो उसके पीछे ना पड़ो। बेशक कान, आंख और दिल, इन सब से कयामत के दिन पूछ-गूछ की जाएगी। यहाँ कान का जिक्र फिर से है। ये सिर्फ सुनने का आला नहीं, बल्कि इल्म हासिल करने और हक़ व बातिल में फ़र्क करने का ज़रिया भी है। जिस आवाज़ को हम सुनते हैं उसकी जिम्मेदारी हम पर आती है। अजीब बात है, हम इंजीनियरिंग में इतनी तफसीलात पढ़ते हैं लेकिन ये रूहानियत और मकसद का पहलू नज़रअंदाज कर देते हैं। कुरान में आयात का लफ्ज़ आता है जिसका मतलब है निशानियाँ।
ये कान भी अल्लाह की ऐसी ही एक अजीम निशानी है जो उसकी खल्क यानी क्रिएशन और हिकमत यानी बेमिसाल हिकमत को जाहिर करती है। तो ये सिर्फ बायोलॉजी नहीं, ये तो अल्लाह की कुदरत की किताब का एक सफ़ा है जिसे हम साइंटिस्ट्स पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और सूरा फुस्सलत 41, 20, 21 में तो और भी हैरत अंगेज बात है, जब जहन्नम में काफिर कहेंगे कि उनके कान, आंखें और जिल्द उनके खिलाफ गवाही देंगे। इसका मतलब है कि हर हिस्सा अल्लाह की निशानियों को रिकॉर्ड करता है। ये तो बहुत गहरा है। हमारा अपना जिस्म ही हमारे अमाल का गवाह होगा। यही इल्म से ईमान तक का सफ़र है फातिमा। जब इल्म रूहानियत से मिलता है तो वो सिर्फ मालूमाती नहीं रहता, बल्कि वो कल्ब को रोशन करता है। प्रोफेसर, आज की इस गुफ्तगू ने मेरे अंदर की सोच को बिल्कुल बदल दिया है। मैंने कभी इंसानी कान को इस नज़र से नहीं देखा था। ये तो एक छोटा सा यूनिवर्स है जो बेमिसाल डिज़ाइन और पर्पस से भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, यही तो असल मकसद है इन निशानियों पर गौर व फिक्र करने का। जब हम देखते हैं कि एक छोटे से ऑर्गन में इतनी बेमिसाल हिकमत है, तो हम उस खालिक की अजमत को पहचान पाते हैं। मेरे लिए ये सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स नहीं रहे। जब मैं इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स और इम्प्रॉबेबिलिटी कैलकुलेशंस के बारे में सोचती हूँ तो मुझे यकीन होता है कि इसके पीछे एक ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल ज़ात है। और यही तौहीद है फातिमा, एक खालिक की वहदानियत। जब आप कान की इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी देखती हैं तो आप समझती हैं कि इसके सब पार्ट्स एक ही डिज़ाइन से आए हैं। कोई टुकड़ों में नहीं बना सकता इसे। और फिर ये कान किस मकसद के लिए दिया गया है? सिर्फ आवाज़ सुनने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह की आवाज़ सुनने के लिए, कुरान की तिलावत सुनने के लिए, हक की दावत सुनने के लिए। बिल्कुल। हमारी ये सलाहियत, ये नेमत सिर्फ हमारी अपनी नहीं, इसका एक मकसद है और उस मकसद के लिए हम जवाबदेह हैं। क्या हम इसे इल्म हासिल करने, हक को पहचानने और फिर उस पर अमल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो इल्म से ईमान तक का सफ़र है जिसे आपने शुरू में जिक्र किया था, और अब जब ईमान मजबूत हो गया है तो इसे एहसान में बदलना है। एहसान का मतलब है कि आप हर काम ऐसे करें जैसे अल्लाह को देख रहे हैं, या कम अज़ कम वो आपको देख रहा है। जब आप कान की नेमत को इस एहसान के साथ इस्तेमाल करेंगी तो आपकी ज़िंदगी में और भी बरकत आएगी। मैं अब हर आवाज़ को, हर साउंड को एक नए तरीके से सुनूंगी। हर चीज़ में अल्लाह की निशानी तलाश करूंगी। ये सिर्फ एक ऑर्गन नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। अल्लाह आपको इल्म में और ईमान में इजाफा अता फरमाए। याद रखिए, हर चीज़ जो हम देखते या सुनते हैं वो असल में अल्लाह की तरफ से एक आयत है, एक निशानी है जो हमें उसकी अज़मत और वहदानियत की तरफ बुलाती है। जज़ाकल्लाह खैर प्रोफेसर, आज आपने मेरी आंखें और कान दोनों खोल दिए हैं। वाइयाकी। अल्लाह हम सबको इन निशानियों पर गौर व फिक्र करने और उनसे सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।